हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। जैसे कि आपको पता होगा भी, जो जिसने मेरे जो पुराने वीडियोस जिसने देखी होगी कि लूसेंट की अपनी जो सीरीज चली है उसी का आगे पार्ट है। कल हमने किए थे वाकाटक राजवंश और वृद्धवंश के, दोनों हमने निपटा दिए, मतलब दोनों ही खत्म कर दिए थे। उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी लूसेंट से पॉसिबल थे, वो सारे ही हमने कवर कर लिए थे। आज हम देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश देखेंगे। उसमें से कुछ सारे नहीं है लेकिन कुछ है, कुछ बाकी बचे हुए कल कवर कर देंगे। ठीक है, तो पहला वंश है पल्लव वंश। तो इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु को क्या माना गया है? पल्लव वंश का संस्थापक माना गया है। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 575 से लेकर 600 ईस्वी तक क्या है इसका शासन काल है। आप पल्लव वंश की राजधानी की बात करते हैं तो उसकी राजधानी कौन सी है? काची क्या है इसकी राजधानी है। काची को किस नाम से जाना जाता है? कि अगर अभी बात करें करंट की, तो काची को किस नाम से? काचीपुरम के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? तो वो वैष्णव धर्म का क्या था? अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक भारवी क्या थे? इसके लेखक थे। भारवी किस शासक के दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में ये रहते थे। नेक्स्ट है, ये कुछ शासक हैं जिनके शासनकाल दिए हुए हैं। महेंद्र वर्मा प्रथम का शासनकाल की बात करें तो वो 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मा प्रथम की बात करें तो 630 से लेकर 668 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मा द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो 668 से लेकर 670 ईस्वी तक क्या है इसका शासनकाल है। नेक्स्ट है हमारा परमेश्वर वर्म प्रथम का शासनकाल है 670 से लेकर 700 ईस्वी तक क्या है इसका शासनकाल है। नेक्स्ट हमारा आ गया नरसिंह वर्म द्वितीय का शासनकाल 700 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक है। और नंदी वर्म द्वितीय का शासनकाल की बात करें तो 737 से लेकर 800 ईस्वी तक दिया हुआ है। ठीक है, ये एक अलग से दे रखा था पल्लव वंश के प्रमुख शासक और इनका शासनकाल, इसलिए ये ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पल्लव वंश का अंतिम और महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो ये अपराजित वर्मन क्या था? इसका अंतिम शासक था। और अगर इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 880 ईस्वी से लेकर 930 ईस्वी तक क्या था इसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मत विलास प्रहरण की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? वो जैन धर्म का अनुयायी था। और बाद में उसने किस धर्म को अपना लिया था? तो बाद में इसने शैव धर्म को अपना लिया था। ठीक है, शैव धर्म को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस संत का प्रभाव पड़ा था महेंद्र वर्मन पर? तो तमिल संत अप्पर का क्या पड़ा था? इस पर प्रभाव पड़ा था, यानी कि इसको मानते थे। पल्लव वंश दक्षिण भारत के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ये तमिल क्षेत्र से संबंधित है। ऊपर आया था ना कि तमिलनाडु में है वो स्टेट काची फिलहाल, इसीलिए। पल्लव वंश के प्रमुख शासकों में प्रथम स्थान पर किसे रखा गया? तो सबसे पहले स्थान की अगर बात करें, सारों में कंपेयर करें हम, तो महेंद्र वर्मा का क्या आता है? पहला स्थान आता है। पल्लव वंश का साहित्य संरक्षण किस कवि से जुड़ा है? तो भारवी से क्या है इसका साहित्य संरक्षण जुड़ा है। नेक्स्ट है पल्लव वंश की राजधानी काची किस कारण प्रसिद्ध थी? तो शिक्षा धर्म केंद्र के रूप में क्या थी? वो प्रसिद्ध थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु किस धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ था? तो वह वैष्णव परंपरा से क्या था? जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के एकांशम मंदिर को क्या कहा जाता है? तो उसको रथ मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रथ मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मा प्रथम ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, जो महाबलीपुरम में रथ मंदिर है उसमें रथों की संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या कितनी है? 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा रथ किसका है? तो सबसे छोटा रथ किसका है? द्रौपदी का सबसे छोटा रथ है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं पाया जाता। ठीक है, इस द्रौपदी रथ की विशेषता क्या थी? कि इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातिपिकोड, और वातिपिकोड की उपाधि किसने धारण की थी? तो वह किसने? नरसिंह वर्मा प्रथम ने क्या की थी? उपाधि धारण की थी। इसके साथ ही उसने किसकी? महामल्लम की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेंग सेयांग पल्लव राज्य में किसके शासनकाल में आया था? तो वो नरसिंह वर्मन के क्या आया था? शासनकाल में आया था। हेंग संग पल्लवों की राजधानी किस नगर में आया था? वो आया तो नरसिंह वर्मन प्रथम के था, और उस टाइम की राजधानी कौन थी पल्लवों की? काची थी। तो वो कहाँ पर आया था? काची में आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? मतलब किस धर्म को मानता था वो? तो वो किसको मानता था? शैव धर्म को मानता था। ठीक है, नेक्स्ट है लोकादित्य, एक मल्लम और एकादित्य, एक मल्लम, रणजय, और ये बहुत सारी उपाधि किसने धारण की थी? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने क्या की थी? उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है जैसे ये अनंत कायम, उगर दंड, गुण भाजन की उपाधि, ये सारी उपाधि किसने धारण की थी? परमेश्वर प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट है हमारा
मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गणेश मंदिर का निर्माण की बात आए तो वो भी किसने करवाया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, परमेश्वर प्रथम की कौन सी विद्वतापूर्ण उपाधि धारण की थी? तो उसने विद्वतापूर्ण विद्याविनीति की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। नेक्स्ट है, अरब के आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय क्या था? वहां का तब का शासक था पल्लव में, जब अरबों ने आक्रमण किया था। राज सिंह की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये किसने की थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या की थी? उपाधि धारण की थी। राज सिंह के अर्थ की बात करें कि राज सिंह की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन ने, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है राजाओं में सिंह, इसका अर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आगम प्रिय। आगम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये भी किसने की थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। और अगर आत्म प्रिय के अर्थ की बात करें तो आगम प्रिय के अर्थ की बात करें तो शास्त्रों का क्या होता है? प्रेमी होता है। नेक्स्ट, शंकर भक्त की उपाधि किसने धारण की थी? सिंह वर्मन द्वितीय ने ही इसकी उपाधि धारण की थी। और अगर इसके अर्थ की बात करें तो शिव का उपासक क्या है? इसका अर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांची के कैलाश मंदिर की बात करें तो ये किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो राज सिंह सैब मंदिर भी किसको कहा जाता है? कैलाश मंदिर का दूसरा नाम है। नेक्स्ट हमारा, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर से मानी जाती है? तो कैलाश मंदिर से मानी जाती है द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत। ठीक है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के शौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी किसने करवाया था? नरसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, कैलाश मंदिर में किन की आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई है? तो पल्लव राजाओं और रानियों की क्या लगी हुई है? वहां पर आदमकद प्रतिमाएं यानी कि मूर्तियां लगी हुई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करवाया था? इनका निर्माण करवाया था, इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा, दश कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दश कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी को माना जाता है, जो नरसिंह द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है। तो किस शासक के दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में वो रहते थे। काशी के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो उसके मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने क्या करवाया है? इसका निर्माण करवाया है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वैकटक पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो ये भी किसने करवाया? नंदी वर्मन द्वितीय ने ही इसका निर्माण करवाया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगी अलवार किसके समकालीन थे? तो वो भी किसके समकालीन थे? नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट है, मामल्लपुरम का गणेश मंदिर किस शासक की देन है? तो परमेश्वर प्रथम की देन है। कैलाश मंदिर किस नगर में है? कांची में स्थित है। शौर मंदिर कहाँ पर है? महाबलीपुरम में स्थित है। और नेक्स्ट है हमारा, पल्लव काल में द्रविड़ स्थापत्य कला का प्रमुख स्मारक कौन था? तो द्रविड़ स्थापत्य का प्रमुख स्मारक कौन सा है? कैलाश मंदिर है। ऊपर आया था क्वेश्चन की कहाँ से शुरुआत हुई है द्रविड़ स्थापत्य की? तो यह कहाँ से हुई है? कैलाश मंदिर से इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पर हमारा पल्लव वंश खत्म होता है। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। जितने भी लूसेंट में जो भी पल्लव वंश का देखा है, हर एक क्वेश्चन यहाँ से कवर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा चोल वंश। तो चोल वंश देखते हैं हम। चोल वंश की स्थापना की बात करेंगे, सबसे पहले तो 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। चोल वंश की स्थापना किसके धवलेश्वर पर हुई थी? तो पल्लवों के बाद हुई थी, क्योंकि पल्लव का विनाश करके खत्म करके ही चोल वंश की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजाल्या क्या है? इसके संस्थापक है। और अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 850 से लेकर 871 तक क्या था? इसका शासनकाल था। अब बात करते हैं चोल वंश की राजधानी की। तो चोल वंश की राजधानी तंजावर है, जो कि क्या है? जिसको तंजौर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की हो गया, तंजौर है। नेक्स्ट है, तंजावर का वास्तुकार कौन था? तो राजा राज पेरुचन क्या था? इसके वास्तुकार थे। सॉरी। विजाल्या ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी की उपाधि क्या की थी? इन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट, विजाल्या ने किस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो निसंभूसूदनी देवी के मंदिर का क्या करवाया था? इन्होंने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो आदित्य प्रथम ने क्या किया था? इनका जो राज्य है वो स्थापित किया था। नेक्स्ट, पल्लवों पर विजय प्राप्त करने के बाद आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कोंडम राम की उपाधि क्या की थी? उन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट है, चोल वंश के प्रमुख शासक की बात करेंगे तो उनके प्रमुख शासक कौन कौन है? परातक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलुतंग क्या है? इसके प्रमुख शासक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तकोकोलम का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो तकोकोलम का युद्ध प्रातक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तकोकोलम के युद्ध में प्रातक प्रथम को किसने पराजित कर दिया था? तो इसको राष्ट्रकूट नरेश तृतीय ने पराजित कर दिया था। तकोकोलम युद्ध में प्रातक प्रथम का कौन सा पुत्र मारा गया था? तो राजा आदित्य क्या था? उसके पुत्र मारा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया था? तो राजा राज प्रथम ने क्या किया था? श्रीलंका पर आक्रमण किया था।
नेक्स्ट बात करते हैं राजराज प्रथम के आक्रमण के समय श्रीलंका का शासक कौन था। ये भी तो मेन बात है कि उसका शासक कौन था उस टाइम। तो महेंद्र प्रथम, उस जिसको महिंदा 5 भी बोला जाता है, वो क्या था, श्रीलंका का शासक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजराज प्रथम के आक्रमण के बाद महिंद प्रथम कहाँ पर भाग गए थे। तो वो रोहन यानी कि दक्षिण, जो कि दक्षिणी श्रीलंका में पड़ता है, वहां पर क्या गए थे, चले गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों पर का नाम क्या रखा था। जो इसने श्रीलंका पर जो स्टेट थे, जो जगह थी, वहां पर जब विजय प्राप्त कर ली यानी कि वो जीत लिए, तो उसके बाद उनका नाम क्या रखा गया था। तो उसके बाद उनका नाम मुमुंडी चोलमंडलम रखा गया था। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पोलोनुरुआ इसकी राजधानी क्या कर दी थी, बना दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था। तो वह शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट टर्म है कि राजराज प्रथम ने तंजावर में कौन सा मंदिर बनवाया था। राजा राजेश्वर मंदिर क्या था, बनवाया था। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत बारी पेपर में आया हुआ है कि तंजावर में कौन सा मंदिर बनवाया था, या राजा राजेश्वर, या ये आता है कि राजा राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, राजा राज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है। तो वो राजेंद्र प्रथम के क्या हुआ, शासनकाल में हुआ है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के किस पाल शासक पर विजय प्राप्त की थी। तो उसने महिपाल नाम का एक शासक था, उस पर क्या कर ली थी, पराजित किया था, यानी कि उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट है महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो गंगे कोड चोल की उपाधि क्या की थी, इन्होंने धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी। तो गंगेडे कोट चोलमपुरम में क्या की थी, उसने अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। अब यही आ गया कि गंगेटोक चोलरम किसके द्वारा बसाया था। तो राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी, तो ऑफकोर्स की इसी के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोलमपुरम के निकट किस विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। तो चोल गंगम का क्या किया था, इसने निर्माण करवाया था। गंगेकोट चोल की उपाधि किस विजय की स्मृति में धारण की गई थी। गंगा क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। कौन से क्षेत्र पर, जो बंगाल के अंडर आता था, उस वाले क्षेत्र पर उसने क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी की बात करें तो कौन सी थी, तंजावर थी। और चोल वंश का प्रथम स्वतंत्र शक्तिशाली शासक कौन माना गया है। तो आदित्य प्रथम क्या है, प्रथम शक्तिशाली शासक माना गया है। तंजावर में निर्मित राजा राजेश्वर मंदिर किस शासक की देन है। तो राजा राज प्रथम की देन है। और चोल गंगम तालाब का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था। तो जल संचय और सिंचाई व्यवस्था के उद्देश्य से क्या करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चोल काल में कुछ भूमि के टाइप थे, ठीक है, कुछ लैंड के टाइप थे, उनके नाम दिए गए कि किस टाइप की लैंड को क्या बोला गया था। तो वो देखते हैं अब हम। सबसे पहले है वेलन वगई भूमि किसे दी जाती थी। तो वो साधारण कृषक समुदाय को क्या थी, दी जाती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्राह्मण्य भूमि किसे दी जाती थी। तो वो ब्राह्मणों को दी जाती थी, ब्राह्मण ऐसे याद रखना। और बैलगन वही भूमि साधारण कृषक समुदाय को। शाला भोग भूमि किस उद्देश्य के लिए दी जाती थी। तो विद्यालय के रख रखाव के हेतु क्या की जाती थी, शाला भोग भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट है देवदान या तिरुनुमुटकन भूमि किसे दी जाती थी। तो देवदान, तो दान हम कहाँ करते हैं, मंदिर में करते हैं ना, तो कहाँ पर दी गई थी, मंदिर में दी जाती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पलीचंद्रम भूमि किसे दान दी जाती थी। तो वो किसे दी जाती थी, जैन संस्थाओं को दी जाती थी। नेक्स्ट है गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल शासक के समकालीन था। तो वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजेंद्र द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो प्रचंड सिंह की क्या की थी, इसने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट वीर राजेंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो राजकेशरी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब आ गया है चोल वंश का अंतिम यानी कि लास्ट राजा कौन था। तो राजेंद्र तृतीय क्या था, इसका लास्ट राजा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चोलों व पंडिचिम चालुक्यों के बीच शांति स्थापित कराने में किसने मध्यस्थता की थी, यानी कि किसने इनके बीच में शांति स्थापित की थी। तो गोवा के कंडम शासक जयकेश प्रथम ने क्या किया था, ये काम किया था ताकि इनके बीच में शांति बनी रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विक्रम चोल किस मंदिर का विस्तार करवा रहा था। तो चंदिकम मंदिर का क्या किया था, उसने विस्तार करवाया था। नेक्स्ट है कुलुतुग द्वितीय ने किस देवता की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी थी। तो गोविंद राज यानी कि विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी थी, किसने, कुलुतुंग ने फेंकवा दी थी। नेक्स्ट है गोविंद राज की मूर्ति का पुनरुद्धार किसने कराया था। तो जब वो फेंक दी थी तो वहां से फिर वो करने के बाद उसकी मूर्ति का पुनरुद्धार किसने करवाया था, रामा अर्जुनाचार्य ने क्या किया था, निर्माण करवाया था। कहाँ पर स्थापित की थी, पुनरुद्धार कराने के बाद तिरुपति मंदिर में क्या कर दी थी, स्थापित कर दी थी। नेक्स्ट चोल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता है। तो पेरुनंदरम क्या कहा जाता है। बहुत बार यह आता है कि तिरुपति मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है गोविंद राज की, उसका पुनरुद्धार किसने करवाया था। तो वो रामा अर्जुन ने करवाया था।
ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन में निम्न श्रेणी के अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो शेरुनंद्रम कहा जाता है। सदैव राजा के पास रहने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो उनको उडन कुटरम कहा जाता है। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित है? तो 6 प्रांतों में क्या है वो, प्रोतों में क्या है वो विभाजित है। चोल काल में प्रोत को क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है। और मंडल का उपविभाग क्या कहलाता है? तो कोटरम क्या है, उसका उपविभाग कहलाता है। नेक्स्ट है, कोटरम का उपविभाग क्या कहलाता है? नाडु को बोलते हैं। और नाडु के उपविभाग क्या कहलाता है? कुरम कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहते हैं? तो उसको नाडु ही बोला जाता है। नगर की स्थानीय सभा को क्या कहते हैं? तो नगरतर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेलाल जाति किससे संबंधित है? तो वो धनी कृषक वर्ग से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु पर किसका प्रभाव था? तो वेल्लव जाति के धनी किसानों का क्या था, प्रभाव था। चोल राजाओं के सम्मान पाने वाली धनी भूमि स्वामी क्या कहलाते थे? तो वो मुंदकेन वेलान कहलाते थे। मूवेंद वेलान का अर्थ क्या होता था? 3 राजाओं को सेवा देने वाले वेलाल, इसका क्या होता था, मतलब होता था। ठीक है, एक बार मैंने देखा था पेपर में कि इसका मतलब पूछ रखा था। नेक्स्ट है, अरसर उपाधि किसे दी जाती है? तो प्रमुख स्थानीय नेताओं को क्या है, इसकी उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता की बात करें तो स्थानीय स्वशासन क्या थी, इसकी मेन विशेषता थी। उर की बात करें, उर वर्ड आता है, उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है सामान्य लोगों की एक ग्राम सभा यानी कि एक मीटिंग। उसका मुख्य काम की बात करें उर के, तो उसका मुख्य काम है सार्वजनिक कल्याण कार्य करना यानी कि डिस्कस करना और उसके बाद उसको लागू करना। नेक्स्ट है, उर द्वारा किन कार्यों के लिए भूमि अधिकृत की जाती थी? तो तालाब और बगीचों के निर्माण के हेतु क्या थी, भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट, सभा या महासभा किन की संस्थान है? तो अग्राओं और ब्राह्मण बस्तियों की क्या है, ये संस्थान है। सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? पेरुकल्लम कहा जाता है। सभा अपना कार्य किसके माध्यम से चलाती है? तो वीरियम समिति के माध्यम से क्या है, वो अपना कार्य चलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सभा की बैठक कहाँ आयोजित की जाती है? मंदिर के पास, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे क्या थी, सभा की बैठक आयोजित की जाती थी। नेक्स्ट, व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता है? नगरम कहा जाता है। और चोल काल में भूमि कर उपज यानी कि जो भूमि से जो टैक्स लिया जाता था वो कितना लिया जाता था? वो उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ग्राम कार्यपालिका के वेतन भोगी कर्मचारियों को क्या कहते हैं? तो उसको मध्यस्थ कहा जाता है। चोल काल में शिक्षा हेतु देने वाली भूमि को शाला भोग कहते हैं। शाला भोग मतलब भोग लेना, या फिर इससे आप रिलेट कर सकते हो कि शिक्षा के लिए दी जाती थी। मंदिरों में दी जाने वाली भूमि को देवदान, दान कहाँ करते हैं? मंदिरों में करते हैं, तो देवदान। और ब्राह्दे यानी कि ब्राह्मण से, ऊपर आए थे ना क्वेश्चन की भूमि दी जाने वाली ब्राह्मणों से। चोल काल में जैन संस्थाओं को पलीचंदनम और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? चोल वंश सबसे प्रसिद्ध है। ब्राह्मणों को दी गई भूमि कर मुक्त क्या कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। ये चीज याद रखना कि जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी वो कर मुक्त होती थी। ठीक है, और उसको क्या बोलते थे? चतुर्वेदी मंगलम बोला जाता था। नेक्स्ट है, दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्दे कहा जाता था। चोल सेना में सबसे संगठित अंग कौन सा है? पाती अंग सेना सबसे संगठित है। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? काशू कहा जाता है। और तमिल कवियों में प्रसिद्ध कवि कौन था? जयन कोदरम क्या था? सबसे प्रसिद्ध कवि था। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, जयन कोडर किस शासक का राजकवि था? तो कुलुतुंग प्रथम का क्या था, वो राजकवि था। जयन कोडरम की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कलिंग तुर्पुरणी क्या है, इसकी प्रसिद्ध रचना है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न की बात करें तो वो कंबन, ओट्रवकुटन और पुगदोई क्या है, ये त्रिरत्न है। और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न की बात करें तो पन्नम, पोतम और रनन। ठीक है, पन्नम, पौन और रनन क्या है, इसके त्रिरत्न है। न और प से रिलेट कर सकते हो, ये कन्नड़ के हो गए और तमिल के सारे अलग अलग हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निचोड़ किसे ने माना है? तो पृथ्वी बार्मन ने क्या है, माना है। चोलन कालीन नटराज प्रतिमा को क्या कहते हैं? तो चोल कला का सांस्कृतिक सार क्या है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल कांस्य प्रतिमा किस लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व की उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं के लिए क्या है, वो गिनी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, राजेंद्र प्रथम के प्रथम गुरु कौन थे? तो उसके पहले उसके गुरु की बात करें तो ईशान शिव पंडित क्या थे, उसके गुरु थे। चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह की बात करें तो वो कावेरीपट्टनम क्या था, उस सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था यानी कि पोर्ट था। बहुत बड़े गांव की प्रशासन इकाई को क्या कहा जाता है? तनिप्योर क्या है, उसको कहा जाता है। उत्तरमेरु शिलालेख किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? पारातक प्रश्न के क्या है, ये शासनकाल से संबंधित है। किसका विवरण मिलता है उस शिलालेख पर? तो सभा संस्थान का क्या है, उस पर विवरण मिलता है यानी कि डिस्क्रिप्शन मिलता है। चोलों की राजधानी कौन सी रही है? तो चोलों की जो राजधानी रही है वो उरेरू
तंजौर, गंगनकोट, चोलमपुरम और कांची क्या है इसकी राजधानी रही है। और सबसे पहले कौन सी थी? कांचीपुरम ही सबसे पहले इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? तो बागान समिति क्या है सड़कों की देखभाल करती थी। नेक्स्ट है हमारा, चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का मुख्य आधार क्या था? तो धान था। प्रमुख व्यापारी समूह कौन सा होता था? वलजियार क्या था यहाँ का प्रमुख व्यापारी समूह था। नेक्स्ट है, चोल काल का एक अन्य प्रमुख व्यापारी कौन सा समूह है? नाना देशी एक यह भी क्या है? एक व्यापारी समूह है। तीसरा व्यापारी समूह की बात करें तो मणिग्राम क्या है? ये थर्ड व्यापारी समूह है। नेक्स्ट, विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार कहते थे। और शिव के उपासक को नयार कहा जाता था। ये तो आपने देखा होगा कितनी बार आया है पेपर में। कलितुरापुरणम किस भाषा की रचना है? तो वो तमिल की रचना है। और चोल काल में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय, यानी कि चीजें लेके उसके बदले में चीजें देना क्या था? एक माध्यम था। ठीक है, वस्तु विनिमय होता है हम किसी चीज दे के उसके बदले में कोई चीज, यानी कि पैसों से नहीं, चीज के बदले में चीज लेना, सामान के बदले सामान लेना। चोल काल की सर्वश्रेष्ठ कला का उदाहरण कौन सी प्रतिमा माना जाता है? तो नटराज की प्रतिमा क्या है? वहाँ का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट, चोल काल की प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध विशेषता क्या है? कांस्य मूर्ति। ये मानते हैं कि कांस्य मूर्ति कला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, सबसे अच्छी बनाई जाती थी चोल काल में। चोल काल की प्रसिद्ध जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो उत्तमेरु शिलालेख से क्या है इसकी जानकारी मिलती है। ये हमारे 2 वंश कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, कौन से है? एक पल्लव वंश है और एक चोल वंश है। कल हम राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और ये सारे खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा ये सारा खत्म हो जाएगा, जो भी है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पूरा यहाँ से फिनिश हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली फिर आपको बाहर से पढ़ने की नीड नहीं है, यहीं से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।